नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के द्वारा समन जारी किए जाने को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या सहित तमाम मुद्दों को राहुल गांधी उठाते हैं, इसलिए ईडी के माध्यम से उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर वे गुनहगार नहीं हैं तो उन्हें हंगामा करने की क्या जरूरत है। ईडी के सामने अपनी बातें रखें। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में है। ईडी कांग्रेस नेता से नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ की, तो वहीं राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। देखिए रिपोर्ट। यह आक्रोश सड़कों पर हल्ला बोल, कांग्रेस की एकजुटता, सड़कों पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ये तस्वीर देश की। जी हां, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को सोमवार को तलब किया गया था। मामला वही था जो काफी सालों से विचाराधीन था। उसी मामले में राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए कहा गया था। वहीं 3 घंटे तक उनसे लंबी पूछताछ की गई। इसके बाद वो सीधे ईडी ऑफिस निकलकर तुगलक लेन स्थित अपने आवास पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान राहुल गांधी से बैंक अकाउंट और यंग इंडिया समेत कई सवाल किए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर विरोध मार्च और प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, पीएल पूनिया, गौरव गोगोई, मीनाक्षी नटराजन सहित कांग्रेस नेताओं को सेंट्रल दिल्ली से दूर बस में बैठाकर दिल्ली के एक दूसरे कोने में ले जाया गया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और पार्टी मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी गई। मुख्य विपक्षी दल ने ईडी को भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करार दिया। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस के सत्याग्रह को रोकने के लिए नई दिल्ली के इलाके में अघोषित आपातकाल लगा दिया है। कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर सत्याग्रह का फैसला किया था। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रखी थी। जांच एजेंसी इससे पहले राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए कहा था। बहरहाल कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा है और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो जी, उसके खिलाफ में मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उल्लू रोक दिया गया, चारों ओर से घेरेबंदी कर दी गई है। आज से भी जैम हो गए हैं। देश में प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका उज्ज्वलंत उदाहरण है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देश की जनता की आवाज बनकर हम लड़ते रहेंगे। हम गोरों से नहीं लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी से के डरने वाले नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। और उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए जो आज ईडी का उन्होंने समन जारी किया है, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस सड़कों पे है। वही भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर राहुल गांधी गुनहगार नहीं है तो उन्हें हंगामा करने की क्या जरूरत है। ईडी के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए।
तो राहुल गांधी और कांग्रेस को डर काहे था? जाए ईडी को सच बताएं। अब ये जो प्रैक्टिस करते हैं, कर्मकांड करते हैं, गड़बड़ करो और फिर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाओ, जनता इसको ढंग से समझ चुकी है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? लेकिन पहली बार इस देश के इतिहास में देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में भी कांग्रेस आज इस देश के अंदर आंदोलन कर रही है। अगर बेदाग है तो बौखलाहट क्यों है? अगर निर्दोष है तो इतना भय क्यों है? और डरते नहीं है तो भीड़ के साथ क्यों जा रहे हैं? ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है भ्रष्टाचार के आरोप को पॉलिटिकल करने का। गुनहगार नहीं हो तो घबरा क्यों रहे? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई आरोपी पूरे देश भर में प्रदर्शन कराए, हंगामा कराए और खुद हजारों लोगों के साथ पहुंचे। देश में एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड का जिन निकल आया है। ऐसे में सियासी उफान भी है, एक दूसरे पर वार पलटवार है। बड़ा सवाल यह है कि पूर्व में भी ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस आखिर क्यों सड़कों पर नहीं आई? लेकिन अब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों है? क्या यह कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है? और क्या नेशनल हेराल्ड के जरिए ही कांग्रेस एकजुटता हो चुकी है? और क्या नेशनल हेराल्ड के जरिए ही कांग्रेस एकजुट हो रही है? अगर हाँ, तो फिर क्या आने वाले 2023 और 2024 में कांग्रेस को इसका कितना सियासी माइलेज मिलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको समझाते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की थी। यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है और यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस पर कब्जे के लिए किया गया। करीब 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड की टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारी को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दिया। 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी 38% हिस्सेदारी उनकी है। बाकी 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी कि यंग इंडिया को मुफ्त में टीएजेएल का स्वामित्व मिल गया। चलिए अब इसी पे चर्चा शुरू करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं गौरी शंकर श्रीवास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि वर्मा जी, ये शक्ति प्रदर्शन था, राजनीति थी या फिर दबाव बनाने की कोशिश थी? क्या ये था? कैसे इसे क्या नाम दिया जाए? विपक्ष तो इसे जाहिर सी बात है इसे दबाव बनाने की, राजनीति को, इस पूरे केस को राजनीतिक मोड़ देने का पूरा तांडव वो खेल बता रहा है। जी दीपक जी, मैं अपनी बात को दरअसल यूं इस तरह कहना चाहूंगा कि मेरे हौसलों को बयां करने का अंदाज इतना ही काफी है। मेरा नाम सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। राहुल जी ने यह संदेश आज खुले मंच से दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की गीदड़ भपकी और कुंठित चालों से राहुल जी और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, क्योंकि हमने इस देश की संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी की तरह औने पौने दामों में नहीं बेचा है। एजीएल जो थी, नेशनल हेराल्ड, 1937 में भी उसके नाम थी और आज 13 जून 2022
नेशनल हेराल्ड उसकी मालिक है। नेशनल हेराल्ड का 1 इंच भी हिस्सा ना ही किसी को दिया गया, ना ही किसी तरह का हस्तांतरण किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनते ही नरेंद्र मोदी जी के यह मुकदमा 2014 में लगाया जाता है और इसकी जांच होती है। किसी तरह के कानून की अवमानना नहीं होती है, किसी तरह के दस्तावेजों से छेड़छाड़ का प्रकरण नहीं आता है। 2015 में यह प्रकरण बंद भी कर दिया जाता है। लेकिन लगातार हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा शोषित वंचित गरीब किसान महिला बुजुर्ग तमाम लोगों की आवाज को उठाने के डर से आज भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भय से भयभीत होकर इस भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दी है और डराने का काम किया है। लेकिन राहुल जी और कांग्रेस पार्टी और मुझ जैसा एक अदना सा कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की कुंठित चालों से डरने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे, डरेंगे और सत्यता से जो है इस बात को जीतेंगे। ठीक है, जब आपकी बातों से लगा कि बिल्कुल इस केस में कुछ है ही नहीं, ऐसा तो मतलब आम जनता के हिसाब से आपने जिस तरह समझाया, राहुल गांधी पूरे पाक साफ हैं और सब कुछ ये केस फालतू का राजनीतिक, मुझे भी लगा आपकी बातों से। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब ऐसा कुछ है ही नहीं, इतना साफ और सुथरा सब कुछ क्लीन है, तो ये फिर ये झंझट, ये प्रदर्शन है, ये जब अभी आप देख रहे हैं देश में हालात क्या है, उसके बावजूद भी पूरी रैली प्रदर्शन, सारे मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, सारे प्रवक्ता पहुंच रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, ये धमक ढोला और ये करने की क्या जरूरत है? दीपक जी, हाँ। दरअसल हर तानाशाही बुज़दिल को लगता है कि वह सबसे बड़ा शाही है। लेकिन राहुल जी ने जनमानस की भावनाओं का आदर करते हुए, लोकतंत्र के पालन करते हुए अपनी जो इस लोकतंत्र की ताकत है उसका इस बुज़दिल सरकार को एहसास कराने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि एक तोते के बल पर, एक ईडी के बल पर विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। देखिए वर्मा जी, तोता और ये पैरट मैना, ये अगर आप बोलेंगे तो फिर आप भी फिर क्यों डिमांड करते हैं सीबीआई जांच बिठाओ, ये जांच बिठाओ, जब आपको सरकारी एजेंसी पे भरोसा ही नहीं है? नहीं भाई, ये एजेंसियां जांच के लिए, अगर कल को आप ये कहते हो सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं। दीपक जी, लेकिन वह जांच 2014 में प्रारंभ होती है और 2015 तक अपनी पूर्ण जांच कंप्लीट कर लेती है, जिसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। फिर ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व को जो है करती है? सर न्यायालय है ना, न्यायालय है तो न्यायालय अपना काम करेगा और न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, जिस दिन होगा, कांग्रेस पार्टी उसका साथ सम्मान राहुल गांधी को जितनी शालीनता से गए थे, उतनी शालीनता वाला व्यवहार कर रहे थे, तो अपने जितने भी कार्यकर्ता जो 2-4 अगर वहां पहुंच भी जाते उनसे भी मना करते, अब घर जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पूछताछ है, एक प्रक्रिया है वो पूरी करने, उसमें दिक्कत क्या है? इतना कुछ यह जनभावनाएं आपके पास में लौटूंगा, ये जनभावनाएं हैं, आपके पास में आऊंगा। गौरीशंकर जी, बीजेपी इसे किस तरह से देखती है? क्योंकि इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि इस केस में है ही नहीं कुछ, और बार बार केंद्र सरकार के कहे अनुसार पपेट की तरह काम कर रही हैं एजेंसियां। क्योंकि डिबेट के शुरुआत में रवि जी ने बहुत अच्छी शायराना अंदाज में शुरुआत की, तो मैं भी शेर कहना चाहता हूँ जी कि मुंह में जुबा नहीं है फिर भी जुबानी बन रहे हो तुम, रियासत लुट चुकी है फिर भी नवाबी बन रहे हो तुम। ये बात आज कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेताओं पे चरितार्थ हो रही है। और जिस पार्टी में विचारधारा समाप्त हो जाती है, जिस पार्टी में नेतृत्व समाप्त हो जाता है, जो पार्टी एक परिवारवाद से ग्रसित होती है और गुलामी की पराकाष्ठा पार कर जाती है, वहां इस प्रकार का दृश्य हमको देखने मिल रहा है जो कांग्रेस पार्टी के नेता आज कर रहे हैं, अपना छाती पीट रहे हैं। और वास्तव में जो मूल सवाल है उससे कांग्रेस पार्टी भाग रही है। लेकिन इस डिबेट में मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पूरी तरह से बेनकाब भी करूंगा और इनको भागने नहीं दूंगा। ये खाली राजनीतिक बयानबाजी, शोसेबाजी तक सीमित नहीं है। हम इसमें आंकड़ों में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और पहली बात कि आप किस पर दबाव बना रहे हैं। जब एक तरफ बात करते हैं हम गांधीवादी हैं, हम फलाना है, ढिकाना है, शांति प्रिय है, पूरे देश के नेताओं को दिल्ली में बुलाकर इस प्रकार का बारात निकालने की क्या आवश्यकता पड़ गई? और जिस तोते का जिक्र आपने किया है, तोते का जिक्र आपकी सरकार के कार्यकाल में ही आपकी सरकार के ऊपर मढ़ा गया था, इस बात को भी आपको याद रखना होगा। और जिस नेशनल हेराल्ड की आप बात कर रहे हैं, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी और उसमें 5000 से ज्यादा फ्रीडम फाइटर उसके शेयर होल्डर थे, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। वो 5000 फ्रीडम फाइटर जो वास्तव में इसके शेयर होल्डर थे वो कहाँ गए? अचानक ऐसा क्या हुआ कि यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई जाती है और 70% से ज्यादा उसके शेयर होल्डर गांधी परिवार के हाथ में पहुंच जाती है? ये सारे सवाल
का कर्ज माफ किया जाता है। जो 2008 में नेशनल हेराल्ड पे 90 करोड़ का कर्ज था, उसको कांग्रेस पार्टी माफ करती है। कांग्रेस पार्टी के वो नेता, जिसमें रवि वर्मा जैसे भी नेता हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को डोनेशन देते हैं, उस 90 करोड़ से किस हैसियत से इन्होंने माफ किया। और जो सारी चीजें सामने आ रही है, जो तथ्य है, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। आज ये पार्टी के जो लोग हैं, ये बेल पे क्यों हैं? या तो इस पिटीशन को पहले ही कोर्ट, अगर इसमें कुछ नहीं था तो पिटीशन को कोर्ट पहले उसमें खारिज कर देती। बात नंबर 1। दूसरी बात, ये इस तरीके का माहौल बनाकर अब किसको गुमराह कर रहे हैं? वास्तव में इसकी हकीकत और इसकी तुरपाई तो अभी खुलनी शुरू ही है साहब। अभी तो बड़े बड़े चेहरे में बेनकाब होंगे, इस बात का भय इनको सता रहा है। इसीलिए तमाम प्रकार की सोसेबाजी हो रही है। नेताओं को बुलाया जा रहा है, छाती पीटा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया। अरे लोकतंत्र उस समय खतरे में क्यों नहीं आया था जब नरेंद्र मोदी जी को ईडी में बुलाया गया था और 9 घंटे पूछताछ हुई थी? उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था। लेकिन 56 इंच का खेल था, नरेंद्र मोदी जी ने सामना किया। किसी भी गुजरात के किसी ने एमएलए को बुलाया ना, किसी नेता को बुलाया, अकेले जाकर वहां पर 9 घंटे सवालों का जवाब दिए। राहुल गांधी जी ने क्या बखत नहीं बची है कि अकेले जाकर सवालों का जवाब दे देकर बेगुनाह है? तो ऐसा क्या हो गया है कि इतना जलजला और इतना हंगामा मचाने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। इसीलिए यहाँ पर ईडी इस प्रकार से सम्मान भेजती है और प्रायोजित इवेंट बनाकर, आज दबाव बनाकर पूरे देश का माहौल खराब करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। देश इनको माफ नहीं करेगा और कहीं ना कहीं इस मामले में यहाँ का जो भी निर्णय आएगा उसके पहले आज ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से ठीक है, हालांकि पूरा मामला कोर्ट में भी है और पूरा उस तरीके से पूरा मामला है कि ईडी जांच भी कर रही है, अलग विषय है इसके अंदर जाने के। लेकिन बहुत सिंपल सी मैं चीज आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी आज जो किया गया, या राहुल गांधी के कहने पर या इशारे पर या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रति बहुत ज्यादा निष्ठता दिखाई, इस निष्ठता को क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी के लगभग मुखिया हैं राहुल गांधी आज के दिन, युवा जो उनके टीम के जो युवा लोग हैं उनके दिल में रखे हुए हैं, दिल में बसे हुए। इसलिए विरोध प्रदर्शन तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। राजनीतिक दल है तो किसी भी प्रकार से अपने नेता के खिलाफ कोई काम अगर दिखता है उनको और उसका विरोध प्रदर्शन करे तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ख्याल इस बात का रखना चाहिए कि कहीं माहौल सामाजिक ढंग से न बिगड़ जाए, इतना ध्यान इस पार्टी को रखना पड़ेगा। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा 3 कारणों से जो है चर्चा में आया है और इसमें राजनीति होना शुरू हो गई है। पहला तो ये बंद हो चुका था केस, ईडी ने ही इसकी जांच की थी और 2014 में इसको बंद कर दिया था, इसमें कुछ नहीं पाया था। सुब्रमण्यम स्वामी की जो है वो द्वारा उसको उठाया गया था और उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो ये उठाया था कि इक्विटी में बदला जाने का प्रावधान गलत है। जो कर्ज आपने दिया है इक्विटी में बदले जाने का प्रावधान गलत है। उसकी जांच हुई, जांच में वो बंद हो गई केस। अब वो फिर से खोला गया, इसलिए राजनीति का विषय बन गया है। और आज तक कोई ऐसा नजीर देखने में नहीं आता है भदौरिया जी कि किसी राजनीतिक दल ने किसी संस्था को कर्ज दिया हो, वो भी 90 करोड़ों में कर दिया हो, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। ऐसी कोई नजीर नहीं है। ये 3 कारण है जिसकी वजह से इस पर चर्चा हो रही है, इससे बात उठ रही है। तो यदि ईडी ने फिर से मामला खोला है तो निश्चित तरह से उंगली जो है वर्तमान सरकार के ऊपर उठती है, जो भी केंद्र में सरकार बैठी हुई, और इसी कारण जो है इसको राजनीति का विषय बना लिया गया है कि भाई बदले की भावना से ये काम हो रहा है। दोबारा जिन्न को फिर से बोतल में निकाला है, मतलब ये बदले की भावना की पद्धति इसको माना जा रहा है। और देश भर में जो ईडी का उपयोग समझिए, दुरुपयोग समझिए, कोई दुरुपयोग बोलता है, कोई उपयोग बोलता है, कोई बोलता है सही हो रहा है। ईडी का जो इतने ज्यादा छापे, इतने ज्यादा प्रामाणिक चीजें, ऐसी बातें ऐसे उठाई जा रही है और विरोधी दलों के ऊपर उठ रहे हैं, तो एक प्रश्न बन जाता है राजनीति में, बनाया जा सकता है राजनीति में कि ये बदले की भावना है। और आम जनता की तरफ से अगर मैं बोलूं, आम जनता की भाषा अगर मैं बोलूं, तो लोगों को ऐसा जमने भी लगता है, क्योंकि आए दिन जो है ईडी का छापा विपक्षी पार्टियों, विपक्षी दलों के लोगों के ऊपर पड़ता है, तो लोगों के मन में ये बैठता है कि निश्चित रूप से बदले की भावना है। और कई ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि क्यों नहीं बदले की भावना से लिया जाना चाहिए, गलत था तो गलत को अगर आपने दबाया तो हम क्यों उसको नहीं उछालेंगे। दोनों तरफ के लोग आते हैं इसमें। और सवाल जहां तक है दबाव बनाने का, अभी जो एजेंसी पर दबाव बनाने की बात आ रही है, तो वो सिर्फ इसीलिए आ रही है कि आपने बंद केस को फिर से खोला है और परेशान किया जा रहा है। ये आरोप लगाने का मौका कांग्रेस को मिला है, तो उसका वो पूरा फायदा उठा रही है और राजनीतिक से भी इसके विरोध के फायदे होंगे।
और राजनीतिक रूप से इस बात के भी फायदे होंगे कि ये जो है बदला लेने की पद्धति मोदी सरकार अपना रही है, इसके पॉलिटिकल फायदे हैं। बाकी कोई देश को कुछ मिलने वाला नहीं है, न देश के किसी हित में होने वाला है, न केंद्र सरकार ने जो किया है उससे कुछ हित होने वाला है देश का, और न इन लोगों के द्वारा जो विरोध किया जाए इससे किसी देश का हित होने वाला है। देश के संबंध में इसमें कोई चर्चा नहीं है, ये व्यक्तिगत हितों और राजनीतिक दलों के हितों का और राजनीति का विषय है। ठीक है वर्मा जी, जिस तरीके से कुछ सवाल हैं जो विपक्ष लगातार दागता रहा है और जनता भी बड़ा उत्सुकता से पूछती है कि इन सवालों के जवाब अक्सर सुनने को नहीं मिलते या देने को कोई नहीं आता है सामने। कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे 50 लाख लगाकर 2 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम कैसे, इक्विटी की बात की गई, सर ने बड़ा अच्छी बात की इक्विटी की, तो बाकी इक्विटी अगर कोई संस्था पहले जिसके 5000 शेयर होल्डर थे स्वतंत्रता सेनानी, वो कहाँ गए इक्विटी के वक्त, और जब ये दिया गया पहली बात तो लॉन करने का बड़ा अचंभी वाली बात है कि कोई पार्टी 90 करोड़ का लोन कहां से आया, उस पार्टी के 90 करोड़ का वो लोन देती है और फिर लोन उसी पार्टी को चुकाती है जिसके 70 से ज्यादा प्रतिशत शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। ऐसे कुछ सवाल, कुछ आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले लोन देना, फिर कंपनी आती है जिसके सबसे ज्यादा शेयर होल्डर उन्हीं के पास, यानी उन्हीं की वो कंपनी है लगभग, और फिर वो कंपनी आती है, सुनो यहाँ तुम्हारा चुकता हो गया हिसाब किताब और ये अब आप फ्री हो, तो इस तरह से कुछ नहीं लगता आपको? इसके कुछ सवालों के ऐसे अटपटे जवाब हैं, अगर देना चाहे तो ये थोड़ा सा सवालों के अगर आप जानकारी हो आपके पास तो आप दीजिए प्लीज। दीपक जी, दरअसल नेशनल हेराल्ड के साथ जिस कंपनी के सम्मिलित होने की बात सामने आ रही है, वह कंपनी आज भी उसके शेयर, उसका प्रॉफिट किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है, ना ही किया जा सकता है। यह आज भी यथावत स्थिति में है, लेकिन केवल इस तरह का झूठ कि उसे तोड़ दिया गया या उससे अलग अलग किया गया है या उसका शेयर किसी और रूप में किसी और को दिया गया, ये केवल दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात स्वीकार करता हूं कि आज भी नेशनल हेराल्ड के साथ वह जो कंपनी है YIL इतनी ज्यादा मेहरबान क्यों जी? पूरा 90 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया? नहीं, माफ नहीं दीपक जी, जो 90 करोड़ रुपए की जो बात सामने आ रही है उसमें 67 करोड़ रुपए जो है उस कंपनी के जो तमाम कर्मचारी थे, उनके वेतन भत्ते थे या उनके BRS से जुड़ी तमाम जो धनराशि थी, उस पैसे में से दिए गई, उसकी बिल्डिंग के रखरखाव के लिए दी गई। ये कह देना कि लूट की गई तो ये सरासर झूठ है, असत्य है। केवल भारतीय जनता पार्टी भय से मुक्त नहीं होना चाहती है, राहुल जी के डर से लगातार जो है उनकी छवि को कुंठित करने का, अपमानित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है गौरीशंकर जी, जिस तरह से उन्होंने हालांकि सारे सवालों के जवाब नहीं दिए पर एक सवाल का जवाब दिया कि उसमें से कुछ करोड़ रुपए का हिसाब उन्होंने कर्मचारियों के जो भत्ता था उसमें निकल गया, बस इतना ही जवाब दिया, आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही भदौरिया जी कि कंपनी के शेयर को लेकर जो आपने सवाल उठाया, रवि जी ने कहा कि भाई कंपनी के शेयर कहीं नहीं गए। AGL एसोसिएट जनरल लिमिटेड के 9 करोड़ के शेयर यंग इंडिया के खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रमाणित चीज है, ऑन रिकॉर्ड है, जिसको बोल रहे हैं कहीं कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, 90 करोड़ का आप कैसे माफ कर सकते हैं? आपकी पार्टी के जो आपके जो फाउंडर मेंबर हैं, आपके जो वर्कर हैं और खुद आप हैं जो पार्टी को डोनेशन देते हैं, 90 करोड़ की राशि को आप एक ऐसी संस्था को देते हैं जो अखबार के नाम से प्रकाशन करती है और बाद में रियल एस्टेट में उतर जाती है, और 5000 फ्रीडम फाइटर जिनके राइट्स की बात थी उसका भी जवाब नहीं आया। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा ये गड़बड़ झाला नहीं, ये फर्जीवाड़ा है, और धीरे धीरे सारे चीजें परत दर परत खोला जा रहा है। और राहुल गांधी जी से यही सब सवालों का जवाब पूछने के लिए अगर ईडी उनको तलब कर रही है तो इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है? अगर आप पाक साफ है, आप बोल रहे हैं भय मुक्त है, तो भय मुक्त है तो जाइए सीना तान कर जवाब देकर आइए। इतना शोर शराबा, सबको बुलाने की जरूरत कई राज्यों के आपके जो गौरीशंकर, जब ईडी ने एक बार केस बंद कर दिया, हालांकि कोर्ट में ये किसी न किसी सिलसिले या किसी न किसी रूप में, चाहे वो दिल्ली की बिल्डिंग को लेकर ले लीजिए, वो चल ही रहा था, लगातार चल रहा है। कभी कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ इतनी रियायत दे सकते हैं, आपको लोअर कोर्ट में आपको पेश नहीं होना पड़ेगा, लेकिन ये केस कोर्ट में तो कंटिन्यू किसी न किसी रूप में चल रहा था किसी न किसी कोर्ट में। सवाल ये खड़ा होता है कि जब ईडी ने जब जांच बंद कर दी थी, फिर से जांच, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये जांच फिर से एक बार आ जाना, तो कहीं ऐसी की ओर इशारा नहीं करते कि हाँ जांच एजेंसी पर कहीं ना कहीं केंद्र से, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी ने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं उंगली तो उठी है, इसकी वजह से ईडी फिर से सक्रिय हो गई है। भदौरिया जी,
पिछले एक दशक से राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता क्या है पूरा देश इस बात से अच्छी तरह से मालूमात रखता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। राहुल गांधी जी कितने बड़े जन नेता हैं, अपनी पार्टी को कहां लेकर गए हैं, इस बात को बच्चा बच्चा देश का जानता है। इसलिए राहुल गांधी जी से भय भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं है और ना चुनाव को देखकर ये एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, आपने कहा कि केस बंद था, उसको क्यों रीओपन किया गया, क्योंकि जो दलील भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो दी थी वो वास्तव में चौंकाने वाली दलील थे, जिसका जिक्र मैं डिबेट में बार बार कर रहा हूँ कि खुद आप 90 करोड़ का कैसा माफ कर दिए, खुद आप वकील बन गए, खुद जज बन गए, खुद इन्वेस्टर बन गए, खुद अपने आप को शेयर दे दिए। ये अल्टा पल्टी का जो खेल आपने खेला है, इसको लेकर अगर जवाब पूछा जा रहा है तो दिक्कत क्या है। मैं तो फिर कह रहा हूं कि 9 घंटा आपने पूछताछ किया था नरेंद्र मोदी जी से, यही ईडी थी उस समय। हमने इस प्रकार का हंगामा किया था, मोदी जी अकेले गए थे, सवालों के जवाब दिए और सारी चीजें आप देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी है। इतना हंगामा मचाने की आवश्यकता सिर्फ उन लोग को है जो वास्तव में चोर हैं। ये कहावत है कि चोर मचाता है शोर, और वही चीज यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए अब इनको स्वीकार करना चाहिए कि भाई हमने यहाँ पर गलती की है, ये हमारी चूक है। लेकिन इस प्रकार का दबाव बनाकर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, ना आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप रंगे हाथ पकड़ा चुके हैं, इसीलिए इस बात का भय आपको सता रहा है। इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर राजनीतिक मोड़ देकर, राजनीतिक यहाँ पर माहौल खराब करके, इस प्रकार का माहौल बनाकर अगर आप सोचेंगे कि आप इस मामले से बच कर निकल जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी बेईमानी वाली बात होगी। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से आपने आंदोलन की बात कही थी, कहीं ना कहीं हाँ विरोध समझ आता है, लेकिन आप वहां जाके ईडी के दफ्तर में जाके गेट से वहां पर झूमा झटकी पुलिस से हो रही है, नारेबाजी हो रही है, मतलब लगभग हर राज्य में भी, चाहे छोटे रूप में हुआ हो चाहे बड़े रूप में हुआ हो, दिल्ली में भी हुआ, हर जगह। उत्तर प्रदेश में हालांकि योगी सरकार ने कई नेता कांग्रेसी नजरबंद कर दिए थे, ऐसे भी हालात करने पड़े। तो ये आप देखने, ये कुछ ज्यादा हो गया, सिर्फ ईडी की पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी कोर्ट भी गए थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी कोर्ट में गई थी, तब तो नहीं हुआ इस तरह का तमाशा हुआ था। देखिए, मैं आपको एक बात जो कह रहा था पहले कि अगर प्रदर्शन और आंदोलन हो रहा है और एक लिमिट के अंदर हो रहा है, हाँ, किसी प्रकार को जनता को तकलीफ नहीं होती है, तो ये प्रदर्शन आंदोलन गलत नहीं होते। एक दूसरी चीज ये है कि अपने नेतृत्व के करीब आने के, अपने नेतृत्व से पीठ थपथपाने के लिए, अपने नेतृत्व के का विश्वास जीतने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए जो कृत्य होते हैं राजनीतिक दलों में, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है। कल अगर मोदी जी के साथ किसी प्रकार की ऐसी बात हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप बैठेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। वो भी इसी तरह सड़कों पे आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। ये गलत नहीं मानता मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई आप जिस तरीके से इस बात को उठा रहे हो, जनता के बीच जो बात चल रही है वो बात मैं कह रहा हूँ। जिस तरीके से आपने ये बात को उठाया, सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया, उसके बाद इसकी जांच हुई, ईडी ने जांच की, इसी संस्था ने जांच की, इसी संस्था के अधिकारियों ने जांच की, और 2014 में इसमें कुछ न पाने की वजह से बंद कर दिया। तो या तब हम विश्वास ना करें ईडी के ऊपर में, या अब हम विश्वास ना करें, प्रश्न यहाँ पर वही संस्था है, वही बात है। इस संस्था ने जब एक अधिकारी ने बंद किया है तो दूसरे अधिकारी जो आज है वो उसको क्यों निकाल रहे हैं फिर से बोतल में बंद जिनको, ये प्रश्न जो है जनता के बीच में उठता है। दूसरी चीज देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब बन सकता है जब इस 90 करोड़ की राशि को दिया गया, बताया गया है कि भाई आपको उसको बचाने के लिए हमने दिया है, लेकिन ये 90 करोड़ की राशि वापिस उस व्यक्ति के पर्सनल किसी मामले में आ जाए, उसके हाथ लग जाए, तब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आएगा। तो दूसरे नाम से दिया गया और अपने पास फायदे में ले लिया गया, ठीक है। वो स्थिति तो इसमें बनती नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इतना जरूर है कि आज तक नजीर नहीं है किसी राजनीतिक दल का किसी संस्था को बचाने के लिए रुपए देने का, ऋण देने का, बाद में उसको इक्विटी में चेंज करने का या माफ करने का। आज तक इतना जरूर होता है कि कोई संस्था अगर डूब रही है, एयर इंडिया के लिए भी हुआ, और भी बहुत सारी संस्थाएं मुझे आज अभी याद नहीं आ रही हैं, सरकारों ने उनको राशियां देकर उनको बचाया है। और वो अलग बात है कि हजारों करोड़ रुपए लेकर कई लोग हमारे घर से लूट के ले गए और बाहर विदेश में जाके बैठे हुए हैं, उन पर कोई सोच या समझ नहीं बन रही है। लेकिन ये छोटी सी ये बात जो है, इस बात को इस रूप से राजनीतिक के रूप से नहीं देना था, ऐसा मैं मानता हूँ। और शर्मा जी, जिस तरह से 90 करोड़ देना, चलिए ठीक है, संस्था को आपने बचाने की कोशिश की, वो समाचार पत्र एक ऐतिहासिक समाचार पत्र के लिए काम हो रहा था, और
उससे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आवाज मुखर की थी। ठीक है, समझ में आता है कि उस विरासत को आपने बचाने के लिए किया। आपने 90 करोड़ रुपए दिए, फिर ऐसी दूसरी कंपनी YEL खुलती है और वो माफ कर देती है, पूरे 90 करोड़ रुपए माफ कर देती है, वो खुद घाटा झेलती है और उस कंपनी का न किसी को प्रॉफिट देना है, न किसी को ट्रांजैक्शन करना है, न किसी को लाभांश देना है। YEL का फिर काम क्या है? देखिए, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सी संस्थाएं जब डूबने लगती हैं तो कुछ संभालने के लिए सरकारें मदद करती हैं, लोन देती हैं, मदद करती हैं, माफ भी करती, कर्ज भी माफ करते हैं। ये होता आया है। ये जो अभी 90 करोड़ की बात कर रही थी, जब 67 करोड़ रुपए जो है वहां के वेतन और भत्तों में गया है। और कुछ लोगों ने जो VRS लिया था उनके पेमेंट दिए हैं और उनके कुछ कर्ज थे उसको चुकाने में दिया है। मतलब वो पैसा किसी के लाभ के लिए नहीं गया। आप ध्यान से समझिए इस बात को। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। जो चर्चाएं चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब इसने 80-90 करोड़ दिए हैं, उसमें 80-85 करोड़ जो है इस तरह उस संस्था के पिछले डिप्रिसिएशन जो दबाव था उनके ऊपर में पेमेंट करने का, वो पूर्ण किया है। किसी व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाया है या किसी व्यक्ति ने लाभ के लिए उसको कर्ज नहीं दिया कि इधर कर्ज देना दिखा दिया और अपने पास वापस ले लिया, ऐसा नहीं किया है। इसलिए जो है इस मामले में मामला जरा दूसरा है। और मुझे लगता है कि संभवतः ED की जो पहली जांच खत्म हुई, बंद हुई, वो इसी कारण से हुई होगी। इसमें उनको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई होगी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये दिया गया कर्ज के नाम से और ले लिया गया खुद। तो ये ऐसी स्थिति इसमें नहीं दिखी, इसलिए शायद ED ने बंद किया है। और अब ED ने क्यों इसको खोला है, इसके पॉलिटिकल कारण है या वास्तव में इसके ट्रांजैक्शन की आपने जिक्र कर दिया, इसका ट्रांजैक्शन का आपने जिक्र कर दिया कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हुआ जो किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाता हो। लेकिन इसमें सवाल है, जो उसकी संपत्ति थी AJL की, उस संपत्ति का फिर किसका अधिकार है? YIL का? जो संपत्ति AJL की थी, जहां पर भी एक चीज और मैं मानता हूँ, नेशनल हेराल्ड के ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए उसको बचाने के रास्ते निकालने में इनसे गलती हो गई होगी तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड क्यों बनाई और उसको क्या, मतलब रास्ते निकालने के चक्कर में हो सकता है कुछ भूल हुई हो, इसको मैं नहीं कहता। लेकिन जो है इन्होंने नेशनल हेराल्ड जो ऐतिहासिक तथ्य से जुड़ा हुआ था और बड़े बड़े हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भावनाएं जुड़ी थी, उसको बचाने के लिए रास्ते निकालने के चक्कर में अलट पलट जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी उसको गलत मान रही है, कांग्रेस उसको सही दिशा मान रही है। लेकिन हाँ, जरूर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल द्वारा कभी किसी को इतने बड़ी रकम कर्ज दिया गया हो, ऐसा नजीर जो है किसी पार्टी के द्वारा नहीं आज तक आया सामने। ये पहली बार आया है, तो इसलिए जो है इसको दूसरे रूप में लिया जा रहा है। ठीक है श्रीवास जी, आपके पास आऊंगा। वर्मा जी, ठीक है, जो हो रहा है जो वो ठीक है, वो प्रक्रिया है, लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ देखने को मिली, कांग्रेस एकजुट होती हुई दिखी। ये एक अच्छे संकेत है कि सभी नेता एक जगह पर इकट्ठा हुए, सभी नेता एक आवाज जो कांग्रेस की नजर नहीं आ रही थी या कांग्रेस का जो वजूद दिख नहीं रहा था, वो इस आक्रोश या रोष में दिखा जरूर। दीपक जी, ये कहना पूर्णतः असत्य होगा कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। कांग्रेस लगातार इस देश में चाहे तमाम भारतीय जनता पार्टी के गड़बड़ घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो या सुरसा की तरह जो महंगाई आज जो डायन मुंह फाड़े खड़ी। दीपक जी, आपने महंगाई का मुद्दा उठाया। महंगाई अभी से नहीं, महंगाई दो सालों से बीजेपी थी जब 2014 में उसने ईंट बजा दी थी, आपको भी पता है, आपको सरकार छोड़नी पड़ गई। दीपक जी, तो आप कह रहे हो आपने विरोध, क्या महंगाई का विरोध? दीपक जी आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें, फिर आप नहीं अपने तथ्य जो रख रहे हैं नहीं जो तर्क है नहीं दीपक जी, चर्चा ऐसे नहीं होती है ना कि बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए। मान लिया आपकी बात, मैं लगातार सबकी बात को, पैनल को सुन रहा हूं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आप इस तरीके से चर्चा कराएंगे तो जनता देख रही है कि आखिर मुद्दे को किस तरीके से कहां डाइवर्ट किया जा रहा है। तो दीपक जी, मैं अपनी बात वापस वहीं से शुरू करना चाहूंगा। आपने कांग्रेस के होने के सवाल उठाए हैं, तो इस देश में महंगाई का जो विषय आपने उठाया, महंगाई थी, अगर हमारी कहीं गलती थी, उनको जनता ने हमें वो परिणाम स्वरूप दिया जिसे हमने लोकतंत्र के सर्वोपरि जनादेश के रूप में हमने स्वीकार किया। लेकिन क्या ये दायित्व भारतीय जनता का पार्टी का नहीं बनता है कि वे सत्ता में आए हैं तो आज जो महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ खड़ी है, जनता आज जो खाने का तेल है
सिलेंडर हैं। माताएं बहनें पूछ रही हैं कि जो सिलेंडर मैं कांग्रेस के शासनकाल में 450 रुपए का खरीदती थी, आज वो 1000 रुपए का क्यों खरीद रही हूं? क्या ये जायज सवाल नहीं है? आज ये जायज सवाल है। लगातार इस विषय पर राहुल गांधी जी उठा रहे हैं इस विषय को, जिसके भय से, जिसके डर से मैं पुनः चुनौती के रूप में गौरी शंकर जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को चुनौती देता हूं कि इस भय से डर कर ये सरकार लगातार राहुल जी का दमन करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी का दमन करना चाहती है। और मैं दूसरे मुख्य बिंदु पर आता हूं, नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए। तो क्या है, दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार झूठ के कागज से बनी कश्ती के बल पर सच के समुद्र को पार करना चाहती है। जब तानाशाही से भरी हुई सरकार इस लोकतंत्र के जुड़े जनमानस के मुद्दों को लगातार कुचलने का काम करती है, तो आज जो गौरी शंकर जी बार बार कह रहे हैं भीड़ को ले जाने की क्या जरूरत थी, ये जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जन भावनाएं जुड़ी हैं। ये नेशनल अखबार के जो नेशनल हेराल्ड है उससे तमाम जनमानस से का जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। और इस सरकार में ही जांच हुई थी, इस सरकार में ही किसी भी प्रकार की जो है उसमें कानून का उल्लंघन नहीं पाया जाता है, क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन पुनः 2024 की आहट को देखते हुए, जमीन खसकते हुए इस मुद्दे को आज फिर उछाला जा रहा है। राहुल जी का चरित्र हनन किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को चरित्र हनन किया जा रहा है। तो ये केवल कोरी धोतेबाजी है, केवल कांग्रेस को बदनाम करने का मात्र एक षड्यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी सरकार में ही जांच होती है, आपकी सरकार में ही क्लीन सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर ऐसा क्या आडंबर खड़ा हो जाता है? क्योंकि आज जो वर्तमान में मुद्दे हैं, उन मुद्दों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग रही है और अपनी साख बचाना चाहती है। आपको भारतीय किसी एजेंसी पर यकीन है, बिलीव है, आप विश्वास करती है कांग्रेस? जी बिल्कुल, कांग्रेस सदैव से जो है न्यायपालिका के पक्ष में रही है, तमाम संस्थाओं के पक्ष में रही है। हम इस लोकतंत्र को जीने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग नहीं है, ये रंगा बिल्ला के लोग नहीं है। हम ईडी, सीबीआई, आईबी, इन पर विश्वास है आपका? जी बिल्कुल विश्वास है। राहुल जी गए हैं, समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, डरते नहीं है। बात ही खत्म। लेकिन आडंबर क्यों खड़ा किया जा रहा है? कांग्रेस एक तरफ आप सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ आपको दीपक जी आडंबर, दीपक जी सवाल मत उठाइए। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आडंबर खड़ा किया जा रहा है ना। ठीक है। और जिस तरह से आपने जो बात कही, आपकी जो स्थिति वर्तमान में भारत में है, वर्तमान में आपको वो बात शायद बुरी लग गई थी, लेकिन बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं मैं अवसर, लेकिन वो स्थिति आप भी देख रहे हैं और किसी से छुपी नहीं है। किसी भी राज्य में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, राजस्थान को छोड़ दें, और बाकी जगह क्या स्थिति है आप भी जानते हैं। और रही बात, आप बोल रहे हैं गैस महंगी होगी, ये होगी। हमें 2014 में 300 से 400 रुपए का सिलेंडर हुआ, हमें महंगाई का नहीं, हमें बीजेपी ने बताया कि 400 रुपए का हो गया, तब हमें रियलाइज हुआ। आज 1000 रुपए का 1100 भी हो जाए ना, जब आपकी पार्टी अगर नहीं बता पाएगी ना जनता को, सुनो 1200 का हो गया, तब तक कोई मतलब नहीं है उस चीज का। कोई मतलब नहीं उस चीज का हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बता रही है, लगातार दिखाने का काम किया है, ऐसा नहीं है, लगातार दिखाने का काम किया है। तब ये मुद्दे, तब ये सवाल ऐसे समय पर किया जा रहा है जब 6 माह के अंदर मध्य प्रदेश में 6500 से अधिक कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया जाता है जनमानस के मुद्दे को उठाने के लिए। तब कांग्रेस के होने का जा रहा है तो पूर्ण रूप से असत्य है। वर्मा जी, आवाज तेज करने से टेलीविजन पर कुछ नहीं होने वाला, उतनी जाएगी। नहीं, ये सत्यता है ना, मतलब ये सवाल ऐसे समय पे उठाया जा रहा है दीपक जी, रियलिटी में करके बात करता हूँ। जब 6 माह के अंदर जनमानस से जुड़े मुद्दों पर 6500 से अधिक कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया जाता है, क्या ये कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे उठाने? सरकार में सबके कार्यकर्ताओं में प्रकरण दर्ज नया नहीं है, ये कोई 2 साल या 4 साल पहले शुरू नहीं हुई है रीति। नहीं, ये वर्तमान की स्थिति है ना। वर्मा जी मैं आपके पास लौट हूं, आप तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सांस वास ले लीजिए। श्रीवासी जी बोलिए सर। देखिए भदौरिया जी, ऐसा लगता है कि डिबेट को जानबूझ के विषयांतर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम अपनी ट्रैक को नहीं छोड़ेंगे। और जब जब डिबेट में कांग्रेस पार्टी के नेता लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हैं तो मुझे हंसी आती है, और वो घटना याद आता है कि लोकतंत्र का हत्या करने वाले हत्यारे ही लोग हैं, लोकतंत्र के चेहरे पे कालिक पोतने वाले ही लोग हैं। किस मुंह से आज लोकतंत्र के नाम से दुहाई दे रहे हैं और गांधीवाद की बात करते हैं, मतलब इनको तो शर्म भी नहीं आती है। दूसरी बात, इस पूरे डिबेट का सार निकल गया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। मेरा साफ कहना है, कुछ जरूरी तथ्य मैं इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यंग इंडिया ने सिर्फ यहाँ पर 90 माफ करने का काम नहीं किया है, जमीन वो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में कब्जा करने का काम नहीं किया है,
इनका ट्रांजैक्शन कलकत्ता की ऐसी हवाला कंपनियों के साथ में हुआ है जो नगद के बदले चेक देती है। ये सारे दलील वहां पे रखे गए हैं, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी के नेता देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ट्रांजैक्शन अभी हुए हैं क्या सर? पहले देखिए उस समय जो तो ईडी ने केस बंद क्यों किया? जांच में कमी रहेगी। देखिए हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उस समय सारे तथ्य हमारे पास नहीं थे। पूरे तथ्य के साथ में जब हमने बात को रखी है तो केस बंद कर दो। केस रीओपन हुआ है और पहली बार नहीं हो रहा देश में, ऐसे बहुत बार ऐसे मौके आए हैं ये अजीब जब बात केस रीओपन हुआ है दलील मिलने के बाद की जांच में कुछ मिला नहीं तो केस बंद कर दिया, फिर कुछ मिल गया तो फिर खोल दिया। तो तब जांच होने के बाद केस बंद करना चाहिए था ना सर। गौरीशंकर जी ठीक है, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। रवि वर्मा जी जो शेयर होल्डर थे जिनको निकाल कर फेंक दिया गया और पूरा परिवार के सामने आज ये लोग इसी तरह से गुलाम के तरह इस प्रकार से मार्च कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। वो 5000 फ्रीडम फाइटर कहाँ गए, उनका हक कहाँ गया? और 67 करोड़ रुपए की बात कर रहे वेतन भत्ते में, ये इनकी दलील है, ये कांग्रेस पार्टी की दलील है जिसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सारे बुक्स अकाउंट देखने के बाद कहीं ना कहीं सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और मेरा तो साफ कहना है कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप बता दीजिए कलकत्ता की हवाला कंपनी के साथ में यंग इंडिया का ट्रांजेक्शन क्यों हुआ? आप 90 करोड़ माफ कैसे कर दिए? कौन आपको राइट दिया? एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपको राइट था, कि एक डूबती हुई कंपनी जो रियल एस्टेट में परिवर्तित हो चुकी थी, जो पहले अखबार का प्रकाशन करती थी, बाद में वो रियल एस्टेट में आ गई, उसको आपने माफ कर दिया। ये सुनिश्चित तरीके से इनके जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ में मिलकर ये सारा रियल एस्टेट का खेल खेला गया है। प्रियंका वाड्रा जी भी इसमें शामिल है, सोनिया गांधी जी शामिल है, राहुल गांधी जी शामिल है। और चूंकि गांधी परिवार सामने आ रहा है तो पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे जनमानस, अरे कौन जनमानस, कौन आम आदमी है जो वहां पर गया था साहब? आपके पास तो दिल्ली के लोग भी नहीं थे, इसलिए पूरे राज्यों से आपको बुलाना पड़ा। देश की जनता ने आपको क्यों नकारा है? क्योंकि भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी साथ में कदम ताल करती रही है। क्या आपने घोटाला नहीं किया है? घोटालों की ऐसी आपने मिसाल पेश की है कि आज देश का हर नागरिक आपको आईना दिखा रहा है। इसलिए इस प्रकार के घड़ियाली आंसू होने से अपने पाप पे पर्दा डाल पाएंगे आप। ठीक है, लेकिन गौरीशंकर जी जिस तरीके से कहा जा रहा है केंद्र सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, अगर केंद्र सरकार के इशारे पे उनके बात के अनुरूप अगर हो रहा है तो कहीं ये आपके लिए भविष्य में दिक्कत क्रिएट ना कर दे? क्योंकि जिस प्रकार से आज अपने नेता के प्रति कांग्रेसियों में एक जज्बा देखा वो वाकई काबिले तारीफ था। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से एक इससे पूरी कांग्रेस एकजुट भी होती दिखी, कई मंचों पर कई नेताओं के बीच एक जो आपसी बॉन्ड जो नहीं था वो भी देखने को मिला। ये आगे चल के ये जो हो रहा है वो परेशानी न क्रिएट कर दे कल को भविष्य में बीजेपी के लिए? व्यक्तिवादी पार्टी है, ये पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है। अपने नेताओं के सामने नंबर बढ़ाने के लिए, चापलूसी करने के लिए इतना सब ड्रामा तो करना ही पड़ेगा, वरना पद कैसे मिलेगा और पार्टी बने कैसे रहेंगे? इसलिए तमाम प्रकार के जतन किए गए, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। निसंदेह आप चरण चुंबन कीजिए अपनी पार्टी के नेताओं के, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि इस पूरे धरना प्रदर्शन में आप केंद्र सरकार को आरोप लगा रहे हैं, आप ईडी ऐसी संस्था को अपमानित कर रहे हैं, आप देश की न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं। आपकी पार्टी में बड़े बड़े वकील हैं, विवेक तनखा जी जिनको राज्यसभा भेजा है, उनका बयान मैं सुन रहा था, अजीबोगरीब बिना दलील बिना तथ्य के बयान दे रहे, सिर्फ राजनीति पे, कोई तथ्यों बात नहीं हो रहा है, कोई फिगर में बात नहीं हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन में बात नहीं हो रहा है। आप ट्रांजेक्शन में बात कीजिए ना, आप बता दीजिए देश को कि पैसा कहां से और क्यों हमने माफ किया और क्या आपकी मंशा थी। ठीक है, वर्मा जी। जी दीपक जी, मैं बड़ी धैर्यता से सुन रहा था गौरीशंकर जी की बात को। दरअसल मेरे साथी मित्र सत्यता से कोसों दूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रवक्ता एक अधना सा नेता सच को झुटलाकर झूठ में परिवर्तित करने की महारत हासिल करता है, लेकिन स्वराज जैसे चैनल पर वो बेनकाब हो जाता है, क्योंकि यह सच की पत्रकारिता होती है। गौरीशंकर जी, क्योंकि जो आप तमाम तरह की दलील दे रहे हैं ना, कलकत्ता की कंपनी फलाना कंपनी, गौरीशंकर जी जो तमाम तरह की आप दलीलें दे रहे हैं ना, आपकी सरकार में जांच होती है, आपकी सरकार में क्लीन चिट मिलता है, फिर ऐसा कौन सा क्लीन चिट होने के बाद आप ये जो तथ्य गिना रहे हैं, ये तथ्य तो आपकी एजेंसी भी नहीं गिना पाई रंगा बिल्ला की, आप ये तथ्य कहाँ से निकाल कर ला रहे हैं? अरे ये तथ्य कहाँ से निकाल कर ला रहे हैं? आप
आपके पास सत्यता है तो स्वराज चैनल पर प्रस्तुत करिए, इधर उधर की बगले झांक राहुल जी को अपमानित मत करिए, कांग्रेस को अपमानित मत करिए। आपको जनता देख रही है, शर्म आनी चाहिए। आप झूठ की राजनीति करते हैं, क्योंकि झूठ ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। आपके पास ये सब एविडेंस है तो आपकी सरकार में प्रस्तुत करना था और जेल में डालते, आप नहीं पेश करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ जब कुछ नहीं लगा तो पुनः वो चरित्र हनन पर उतर आए। देश की आजादी से लेकर अब तक केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने झूठ का सहारा लिया है और आज भी झूठ के बल पर वो सच को पार करना चाहते हैं, लेकिन सच झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। या लोगों को भीड़ इकट्ठा करके आप इस प्रकार से चोरी करके बच जाएंगे। गांधी परिवार की मनमानी से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, कानून देश भाजपा की मनमानी से चलेगा, देश भाजपा की मनमानी से चलेगा। जन भावनाओं का अपमान करने का कर रहे हैं, कानून का पालन कीजिए। पालन हो रहा है। जो आप तथ्य गिनाए हैं वो तथ्य आपकी एजेंसी क्यों नहीं गिना पाई? जो तथ्य आपने गिनाए हैं आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप बरगलाना चाहते हैं जनता को। जाइए अकेले। ठीक मोदी जी गए थे ना, अरे ठीक, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बाबूलाल शर्मा जी बताता है आपको। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से अभी आपकी एजेंसी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की एक आपने भी देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, ये पपेट, तोता, मैना, कौवा, ये सब कहां से आए। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस जब भी कोई ऐसी चीज आती है, चाहे वो ईवीएम मशीन से लेकर कोई भी ऐसी मशीन हो, मशीन को भी नहीं छोड़ते, मशीन हो या कोई सरकारी एजेंसी हो, हर एक चीज पर ब्लेम लगाने का मतलब क्या है? आपके लिए तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी एडजस्ट नहीं करता। देखिए, कहावत आप सुनोगे, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा हाँ, ये देखो, वही स्थिति है कि जो अच्छा लगता है जिस सरकार को भी, जो भी सरकार में हो, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, वो जनता के बीच में चर्चा का विषय बनता है। देश से इसका कोई हित होने वाला नहीं है। इन मामलों में या इन सुर्खियों में देश का कोई भला नहीं होने वाला, देश की जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी को आप गिरफ्तार कर लीजिए, हो सकता है गिरफ्तारी से उनको जो है राइज मिल जाए उनके कांग्रेस पार्टी में। इंदिरा गांधी को आपको याद होगा गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद उनकी पार्टी की राइज हो गई थी। कौन से तरह की राजनीति है मैं नहीं समझ सकता। लेकिन एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, अभी महंगाई की बात निकाल लिया था किसी प्रवक्ता ने, तो मैंने 47 साल की पत्रकारिता में, भदौरिया जी सर, ये मैंने देश में महंगाई के विरोधी तो बहुत देखे, विरोध भी बहुत देखा और जबरदस्त विरोध देखा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो गजब का विरोध था। लेकिन ये दौर जो मैं देख रहा हूँ, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जनता के बीच में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो महंगाई का समर्थन करते हैं, महंगाई को गलत नहीं बताते। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ महंगाई क्या होती है। और अगर कोई व्यक्ति के मेरे सामने ये कहता है कि महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई तो कोई खास बात नहीं है, तो ये मुझे बड़ा कड़वा जैसा लगता है। और वही मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति जो विषय बनी हुई है, ये अच्छा गपागप और कड़वा कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह, 300 रुपए का सिलेंडर जब 400 का हुआ, बीजेपी ने जब बताया और बखान किया तो हमें लगने लगा महंगाई है, और आज वो 1100 या 1000 रुपए का हो गया तो कांग्रेस कोई भी जिक्र नहीं कर रही है। अंदर तो जानते हैं महंगाई हुई है, लेकिन लगता ही नहीं कि महंगाई है। भी जिक्र कर रही है, आपकी मध्य प्रदेश विरोध कर रही है, लगातार आवाज नहीं है, लेकिन यहाँ स्टूडियो में नहीं दिख रहा है जो समझ से परे है। विरोध कर रही है लेकिन उसकी आवाज में बुलंदी नहीं है, आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन विरोध तो कर रही है, लेकिन विरोध का अर्थ कुछ निकल नहीं रहा है। शर्मा जी, समर्थक भी उतने ही समर्थक भी है महंगाई के, आश्चर्यजनक ढंग से। बिल्कुल, पता नहीं भाई उनके पास क्या, हालांकि टॉपिक सर अलग है, आया होगा, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल सर ये है कि जैसे कि ये पूरा मुद्दा उठा है, जाहिर सी बात है, आपने गिरफ्तारी की बात की, तो यहाँ तो ये तो नहीं करने वाली बीजेपी है किसी भी एंगल से, ना करने देगी किसी संस्था को, क्योंकि नहीं करेगी तो भी फायदा है, नहीं करेगी तो भी फायदा। आखिर ये बात उठाई क्यों? नहीं करोगे, अगर आप गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं करोगे, ये मुझे ऐसा लगता है ये मामला यहाँ पूछताछ तक सीमित रह जाएगा। ज्यादा उठा तो कांग्रेस एकजुट हो जाएगी, उदाहरण देख लिया आज उन्होंने। वही मैंने कहा ना, पॉलिटिकली इसमें जो है लाभ हानि जनता को कुछ नहीं होने वाला, पार्टियों को होगा। ठीक है वर्मा जी, जिस तरह से ये पूरा मामला उठा है, अब ये पूरा जांच होगी या कुछ आगे भी, तो क्या आगे रणनीति क्या है कि इस तरह से प्रदर्शन या आगे भी और कुछ रणनीति देखने को मिलेगी? क्या ऐसे प्रदर्शन या इस तरीके की चीजें कांग्रेस में जान फूकने का काम कर रही हैं? नहीं, देखिए, राहुल जी समक्ष ईडी के सामने, ये सीबीआई हो या जो भी हो,
कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या राहुल जी डरते नहीं है। जब जब समन जारी होंगे तब तब इस तरीके से डट का मुकाबला किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक झूठ है आज बेनकाब हुआ है, क्योंकि उन्होंने उस जांच को खोलने का काम किया है जिस जांच में कुछ मिला नहीं है। तो इस तरह की जांचों का लगातार कांग्रेस पार्टी सामना करती आई है। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार षड्यंत्र हुए हैं और आगे भी जो षड्यंत्र होगा उसका कांग्रेस करारा तरीके से जवाब देगी और उसका सामना भी करेगी, और जो भी न्यायपालिका का आदेश होगा उसका पूरा सम्मान करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को हमेशा बेनकाब करेगी। ठीक है, सांच को आंच क्या, अगर जब कुछ है नहीं तो इसमें कोई वाली बात ही नहीं है, सच सामने आ जाएगा, आज नहीं कल आएगा। श्रीवास जी, यहाँ पे माइलेज मिलने की बजाय कुछ घाटा ना हो जाए बीजेपी को? समय कम है, थोड़ा सा संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि लच्छेदार भाषणों से, लच्छेदार बातों से अपने नेताओं को खुश किया सकता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चोरी करने की, कमीशन खोरी करने की, लूट की छूट नहीं है। देश संविधान से चलता है। ये बात केवल चावल वाले बाबा से पूछ लीजिएगा, पर्याप्त है। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चोर होता है उसको आपत्ति होती है। जिसका हाथ पकड़ा जाता है रंगा हुआ, उसको तकलीफ होती है। जिसका हाथ कहीं ना कहीं रंगे हाथ जो पकड़ाता है, जो चोर है, वही चिल्लाता है। और यही चीज कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, सबका जमवाड़ा कर रहे हैं। चैनल पे बोला जा रहा है राहुल गांधी जी किसी से डरते नहीं है। अरे भाई, डरते नहीं तो जमा क्यों कर रहे हैं आप? अकेले क्यों नहीं गए? सीधी सी बात है। आप जमवाड़ा करके पूरा इवेंट बनाकर एक बड़ा इवेंट, साहब, जन भावनाओं को रोका नहीं जा सकता है। राहुल जी के प्रति निष्ठा है कार्यकर्ताओं की। कोई जन भावना नहीं था, आपके पार्टी के चापलूक देता। बिल्कुल जन भावनाएं हैं, बिल्कुल जन भावनाओं का समर्थन है। ज्वार है जो आज जो फूटा है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। सारे चापलूक खड़ा नहीं है। सारे आपकी पार्टी के चोर नेता वहां पर थे। ठीक है, ठीक है, ये राजनीति का, ये राजनीति का पार्ट है। आपकी किसी अधिकारी के, आप सॉरी माफी चाहूंगा, आपकी किसी नेता या प्रधानमंत्री का काफिला भी कहीं रुक जाता है तो फिर आतंकवाद और देश में हाहाकार मच जाती है। ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, उन्हें उनका काम करने दीजिए, बस व्यवस्था ना बिगड़े। जो कि शर्मा जी ने भी बहुत सही कहा, ठीक है, वो ठीक है, उनके लोग हैं, वो अपनी अपनी चमका रहे राजनीति और हक भी है सभी को। चलिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए गौरीशंकर श्रीवास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि वर्मा जी आपका, और बाबूलाल शर्मा जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल, राहुल गांधी को लेकर सड़क पर संग्राम जारी है और ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि ये लड़ाई आगे कितनी और बढ़ती है। जनता मांगे